अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ज़ूलॉजी फर्स्ट ईयर के नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। आज हम करेंगे नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो उसमें पहला दिया गया है डिफरेंसेस बिटवीन कार्टिलेजनस एंड बोनी फिशेस। अब हमें बताना है कि कार्टिलेजनस और बोनी फिशेस में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम पहले डिफरेंस में आएँ तो होता है कि ज़्यादातर जो कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं वो मेरीन होती हैं, यानी कि वो मीठे पानी में रहती हैं, और जो बोनी फिशेस होती है वो मैरीन भी होती हैं और फ्रेश वाटर में भी रहती हैं, यानी कि सी वाटर फ्रेश वाटर दोनों तरह के पानी में रहती हैं वो। उसके अलावा अगर एंडोस्केलेटन की बात की जाए तो जो कार्टिलेजनस फिशेस का एंडोस्केलेटन होता है वो बना हुआ होता है कार्टिलेजनस से, नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है। और जो बोनी फिशेस का एंडोस्केलेटन होता है वो बनता है किससे? बोन्स से। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो बनता है प्लेकॉइड स्केल्स से कार्टिलेजनस फिशेस में, और बोने फिशेस में बनता है किससे? साइक्लॉइड स्केल से, या रिनॉइड स्केल भी कहते हैं इसे, ठीक है। अगर हम टेल की बात करें तो टेल इनकी हेट्रोसर्कल होती है और इनकी होमो। अब ये हेट्रो और होमो क्या चीज़ है? होमो से पता चल रहा है कि एक जैसा, यानी कि जो इनकी टेल है ना वो उसके लोब्स, दोनों लोब्स जो हैं बराबर के होंगे, इस तरह से या इस तरह से, मतलब एक जैसे होंगे, तो ये होमोसेरल कहलाएगी। और अगर इस तरह से फॉर एग्जांपल इस तरह की टेल है कि दोनों लोग एक जैसे नहीं हैं तो उसको कहेंगे हेट्रोसेरकल। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें स्केच रेस, शार्क्स आ जाती हैं कार्टिलेजनस फिशेस में, और बोनी फिशेस में आ जाता है हमारे पास सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लिएगा, एक रीड दे देगा, मुश्किल से एक पेज का टॉपिक है। तो इसमें हमें बताना है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सेल तो हमें पता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो हम लिख देंगे। और हमें पता है जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और जब टिश्यू आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल यूरिनरी सिस्टम में किडनीज आ जाती हैं, ब्लैडर आ जाता है, यूरिटर आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, यानी कि जब वैसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी सिस्टम कंबाइन करते हैं तो हम जैसे पूरे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और जब यही ऑर्गेनिज्म आपस में एक साथ मिलाए जाएं तो एक पॉपुलेशन बनती है, और बहुत सारी पॉपुलेशन को इकट्ठा किया जाए तो उसे कहते हैं कम्युनिटी। और कम्युनिटीज़ को मिला के कहते हैं इकोसिस्टम, देन बायोम एंड बायोस्फीयर। ये आपने याद करना है, अच्छे से याद रखिएगा, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है डिस्क्राइब ब्रीफली फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। अब एंजाइम के जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, वाटर आ जाता है, pH आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 डिफाइन करने को कहा है तो मैंने यहाँ पे 2 बता दिए हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या चीज़ है? यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना वो बढ़ता रहेगा, कब तक? जब तक हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जब भी ये है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो सबस्ट्रेट होगा वो एंजाइम से सेचुरेट हो जाएगा, यानी कि वो उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी। मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड करने पर, अगर हम उसके बाद मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो भी रिएक्शन के रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी हमें याद होना चाहिए कि जितना सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन रेट बढ़ेगा। लेकिन एक स्टेज पर आके जब सेचुरेशन अचीव हो जाएगी तो उसके बाद हम मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड करें तब भी हमारा रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर से, यानी कि उनकी एक रेंज भी नहीं होती बल्कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है कि इसी टेम्परेचर पर उन्हें अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करनी है। उससे ऊपर या उससे नीचे वो अपनी एक्टिविटी सही शो नहीं करते और रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमें मेन बातें याद आनी चाहिए टेम्परेचर से रिलेटेड तो ये है कि ज़्यादातर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोस्टली एंजाइम्स एक्टिव होते हैं।
और अगर हम बात करें कि अगर हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो इस टेम्परेचर पे एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पे प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। लेकिन अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो हमारे एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते। इस वजह से हम ये कहते हैं कि इस टेम्परेचर पे हमारे एंजाइम की मिनिमम एक्टिविटी अचीव होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास सार्कोडीना, यानी हमें क्लास सार्कोडीना की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। अब सार्कोडीना क्लास कौन से फाइलम से है? सार्कोडीना है प्रोटोजोआ से। ठीक है, प्रोटोजोआ में हमारे पास क्लास प्रोटोजोआ से है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इनका मेजर लोकोमोटरी ऑर्गन यानी कि कोई ऐसे खास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो इनका एक फॉल्स लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, यानी कि वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो होती है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है, मूव बाय एक्सटेंडिंग साइटोप्लाज्म कॉल्ड अमीबॉइड मूवमेंट। जस्ट लाइक अमीबा होता है ना, मतलब इरेगुलर शेप में, तो इनको जिस तरफ मूव करना होता है ना, तो ये अपनी साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करते हैं उस तरफ, इस तरफ थोड़ा आगे आए, यहाँ से फिर थोड़ा पीछे हो गए, फिर इस तरफ से ये भी आगे आए, तो ये और इस तरह से आ गया, यानी कि इस तरह से ये अपनी साइटोप्लाज्म को आगे प्रोजेक्ट कर करके आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं अमीबा की तरह। इस वजह से इनकी मूवमेंट को अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद ये है कि कुछ अमीबा ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये क्या करवाते हैं? बीमारी करवाते हैं जिन्हें कहते हैं ह्यूमन डिसेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन मेटामॉर्फोसिस, और डिफरेंस बताना है बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट एंड मेटामॉर्फोसिस। अब हमें पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस क्या चीज़ है। मेटामॉर्फोसिस जो है ऐसे चेंजेस हैं या इस तरह के चेंज हैं जो कि एक लार्वा को एडल्ट फॉर्म में चेंज आते हुए होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। यानी एग से निकलने के बाद लार्वा से लेकर अडल्ट तक बनने तक के जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट वाली बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास आ जाएगा कि जो मेटामॉर्फोसिस होता है ना, यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, उसमें क्या होता है कि लार्वा जो है वो एग से बाहर आता है, और क्या होता है उसका बाकी का जो स्टेज होता है यानी जिसमें वो डेवलप हो रहा होता है उसको कहते हैं प्यूपा, यानी कि वो अपने एडल्ट से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है। ठीक है, प्यूपा जो होता है, और फिर वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू अडल्ट। लाइक बटरफ्लाइज में हमने पढ़ा था कि उसका लार्वा बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह नहीं होता है। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में यही होता है कि लार्वा जो है डेवलप होकर अडल्ट तक चला जाता है। उसके बाद जो है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में हम पढ़ेंगे कि टाइनी, मतलब एक छोटा सा इमेच्योर अडल्ट लाइक क्रिएचर निकल के आता है। लार्वा नहीं होता उसमें, निकलता तो एग से बिल्कुल अडल्ट तरह है, लेकिन वो होता असल में मतलब छोटी ही फॉर्म होती है जिसको कहते हैं निम्फ, यानी थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो। जैसे कॉकरोच को आपने देखा होगा, जो छोटे कॉकरोच होते हैं यानी कि अडल्ट से थोड़े छोटे, वो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रहे होते हैं अडल्ट कॉकरोच की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस, तो उसको कहते हैं निम्फ। ठीक है, फिर वो जो है हल्के हल्के ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू अडल्ट फॉर्म, विंग्स वगैरह डेवलप करके। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ नोट ऑन पर्ल फॉर्मेशन, यानी कि हमें बताना है कि पर्ल फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो अब ये पर्ल फॉर्मेशन किस चीज़ का मतलब है, किसकी खुसूसियत है? तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? फाइलम मोलस्का, आपको याद होगा फाइलम मोलस्का के अंदर भी क्लास बाइवेल्विया में ये अपने अंदर सलाहियत रखते हैं कि वो पर्ल बना सकें। बाइवेल्विया के अंदर पर्ल ऑयस्टर्स जो होते हैं, अब होता क्या है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, डस्ट पार्टिकल या कोई भी चीज़ जब अंदर आती है, ऑयस्टर की बॉडी के अंदर एंटर होती है, तो क्या होता है वो उसके इर्द गिर्द जो है कुछ कंसेंट्रिक लेयर यानी बराबर से एक के ऊपर एक लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं केमिकल की, जिसे नेकर कहते हैं। अब वो डिपॉजिट हो जाता है उस फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल जो भी हो उसके इर्द गिर्द। ठीक है, और वो बिल्कुल शेल के अंदर मेंटल के बीच में आ जाता है, और इस तरह से वो बिल्कुल कवर अप हो जाता है, और फिर वो ही आगे से जाके ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक खूबसूरत से प्रीशियस ज्वेलरी आइटम है जिसको हम कहते हैं मोती या फिर पर्ल। ठीक है, आज वीडियो लंबी हो रही है, अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।